जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के बारे में हम लोग मुख्य पात्रों की तो बात कर रहे हैं। जो जो महाराष्ट्र के अंदर फिल्म चल रही है उसके जो 6 मुख्य पात्र हैं उसके बारे तो हम लोगों ने हर यूट्यूब चैनल में डिस्कशन सुना है। मैंने भी बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें या शरद पवार की बात करें या नाना पटोले की बात करें या अजीत पवार की बात करें या एकनाथ शिंदे की बात करें या देवेंद्र फडणवीस की बात करें। लेकिन जो किसी भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जो कि जिन्हें सपोर्टिंग आर्टिस्ट कहते हैं, वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट का क्या रोल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी बहुत ज्यादा हो गया है कि जैसे जो चुनाव आयोग ने किया सो किया, लेकिन जैसे हरियाणा चुनाव में पता चला कि कहां तो एक तरफ बयार बह रही थी कांग्रेस की और एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, यही छत्तीसगढ़ में हो रहा था, यही मध्य प्रदेश में हो रहा था, और अचानक कैसे एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बदल गए। लेकिन बाद में शायद कुछ विश्लेषणकर्ताओं ने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ये छोटे छोटे पात्र जो थे, जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे, इनके रोल की वजह से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के अंदर और हरियाणा के अंदर कांग्रेस हार गई। तो इसलिए यह विश्लेषण करना भी मेरे ख्याल से बड़ा महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में ये जो पात्र हैं इनका रोल क्या है और इनके पॉलिटिक्स क्या है। तो मुख्य पात्र जो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव में, देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में एक चीज तो मुझे जो समझ में आ रही है, जो मेरी महाराष्ट्र के रहने वाले पत्रकारों से, मित्रों से और जान पहचान वाले से बात हुई है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है मोटे तौर पर कि केवल मराठा नहीं बल्कि मराठी लोग जो हैं उनका झुकाव जो पार्लियामेंट इलेक्शन में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए करीब करीब बराबर की स्थिति में था, असेंबली चुनाव में वो झुकाव उद्धव ठाकरे की तरफ बढ़ा है और एकनाथ शिंदे से कम हुआ है। इसके बावजूद कि लाडली बहन योजना के बारे में एक नई स्कीम लाई गई, वहां के टोल टैक्सेस को माफ किया गया और बहुत सारी सुविधाएं इलेक्शन की 2-3 महीने पहले दी गई, जिसके बारे में ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो डाली है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो उस वीडियो को भी सुनिएगा। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट चुनाव में जब हुआ था तो उस समय जो चुनाव चिन्ह था उद्धव ठाकरे के पास और शरद पवार के पास, वो नया नवेला था, गांव गांव तक, कस्बों कस्बों तक वो नहीं पहुंच पाया था। इसका एडवांटेज एकनाथ शिंदे को भी मिला था और अजीत पवार को भी मिला था। लेकिन उसके बावजूद अजीत पवार जो पार्लियामेंट के अंदर 4 सीटें लड़े थे, केवल 1 सीट पे विजय प्राप्त करी थी। उनकी परफॉर्मेंस 6 पार्टी में सबसे खराब रही थी। लेकिन जो बाकी पात्र हैं जो बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं महाराष्ट्र के चुनाव पे, एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। पहला, जो समाजवादी पार्टी की असल में पॉलिटिक्स क्या है, यह समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक अगर आप महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे तो 2 वर्गों के बीच में, 2 समाजों के बीच में, एक तो जो मुस्लिम समाज है और एक वो समाज जो कि उत्तर प्रदेश से आया है। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मुंबई हुआ, ठाणे हुआ, जो ऐसे एरियाज हैं वहां पे उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, बल्कि बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर है। तो जहां एक तरफ मराठी एक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, गुजराती भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और यह भी मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश वाले ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बिहार वाले जो महाराष्ट्र के अंदर कई पुश्तों से रह रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी के साथ है। मोटे तौर पे कहा जा सकता है, इसका बहुत ज्यादा बारीक विश्लेषण मत कीजिएगा और मुझे उसमें मत उलझाइएगा। लेकिन मोटे तौर पे जो बता रहा हूं, मैं भी मुंबई जब भी गया मैंने ये विवेचना करने का प्रयास किया, तो मोटे तौर पे मुझे लगा कि जो सवर्ण वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो यादव वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के साथ है। मुसलमान वो बैंक जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ इस बार हुआ है, वरना वो कांग्रेस के साथ हमेशा से रहा है। तो ये मोटी मोटी बैटल लाइंस बड़ी क्लियर हैं कि मराठी लोग पिछली बार की तुलना में, पार्लियामेंट इलेक्शन की तुलना में इस बार उद्धव ठाकरे के साथ ज्यादा हैं। गुजराती लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के यादव अखिलेश यादव के साथ हैं। और मुसलमान, आप जानते ही हैं कि उनकी वोटिंग किस प्रकार से होती है। उनको जो भी विनिंग कैंडिडेट मिलता है महायुति के खिलाफ, उसको भी वो वोट देने के लिए तैयार रहते हैं। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो जहां उन्हें लगेगा कि समाजवादी पार्टी के साथ
एक ऐसा वोट बैंक आ गया जो उसे जिता सकती है, तो पूरा का पूरा वोट बैंक उधर चला जाएगा। लेकिन लगेगा कि अगर समाजवादी पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी तो वो महाविकास आघाड़ी के साथ चला जाएगा। तो उनकी जो टेक्टिकल वोटिंग बड़ी क्लियर है। आप ये भी देख रहे हैं कि बिहार से तेजस्वी यादव का बहुत ज्यादा जोर महाराष्ट्र में नहीं है, वो कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने बिहार के जो बाई इलेक्शंस हैं और झारखंड के इलेक्शन में। तो क्योंकि बिहारी वोट जो महाराष्ट्र के अंदर रह रहे हैं वो ज्यादातर वैसे ही महाविकास आघाड़ी के साथ है, और उत्तर प्रदेश का जो यादव वोट बैंक है इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कि अगर ये किसी वजह से महाविकास आघाड़ी के साथ इसलिए नहीं गया कि उसके साथ अल्पसंख्यक वोट है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट न कर जाए, तो समाजवादी पार्टी ने जो अपनी एक रणनीति बनाई है उसके अनुसार मुसलमान वोट तो अपने टेक्टिकल वोटिंग करे, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए वोट करे चाहे महाविकास आघाड़ी के लिए करे, लेकिन जो यादव वोट बैंक है जिसकी संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए, वहां पे सघन कन्वेंसिंग करके उसको भारतीय जनता पार्टी में जाने के बजाय समाजवादी पार्टी के उसमें रोक लिया जाए, जिससे महायुति को फायदा ना हो जाए। तो एक बात तो यह समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की रणनीति अलग है और बिहार के तेजस्वी यादव की रणनीति अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य केवल यह है कि महाविकास आघाड़ी को फायदा हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये बात देखिए, तेजस्वी को भी पता है, अखिलेश को भी पता है, उद्धव सबको पता है, तो महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन में जो भी है उसे पता है कि ये वाला इलेक्शन बड़ा ज्यादा क्रूशल है। तो पहले भी नौटंकी हुई उत्तर प्रदेश के अंदर कि साहब वो अखिलेश कितनी सीट लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये निर्णय हुआ कि सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। और एक बार्गेनिंग हुई कि उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर 2-3 सीटें कांग्रेस लड़ भी गई, चाहे गढ़ की सीट लड़ गई, चाहे वो आपकी मझवा की सीट लड़ गई या गाजियाबाद की सीट लड़ गई, तो उसमें जीतने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक है वो काफी हद तक उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है और समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, लेकिन समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। तो अगर वहां पे कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी तो समाजवादी पार्टी के जीतने की बहुत ज्यादा संभावना है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो बाई इलेक्शन 9 हो रहे हैं उसमें जो भी पार्टी जीतेगी, चाहे अपोजिशन जीते चाहे बीजेपी जीते, उससे कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसका एक दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या होने वाला है। तो इसीलिए धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव महाराष्ट्र के अंदर बहुत सघन कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, महाविकास आघाड़ी ने भी एक अंडरस्टैंडिंग अखिलेश यादव के साथ बना ली है कि 3 सीटों पे तो महाविकास आघाड़ी ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। तो एक तरह से उन्होंने ये तो अघोषित समझौता कर लिया है कि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें तो आप जीत जाइए, पिछली बार उनके पास 2 सीटें थी और महाविकास आघाड़ी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, हम आपके अपने वोट आपको ट्रांसफर कराएंगे और आप 3 सीटें जीत जाइए, और बाकी जगह जहां आपके कैंडिडेट खड़े हैं वहां पे महायुति की तरफ वो वोट न चला जाए जो जा सकता है, और अपने साथ समेटे रखिए, जिससे ट्रायंगुलर फाइट में महाविकास आघाड़ी को फायदा हो जाए। अच्छा, इसके बाद अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या रोल है, क्योंकि देखा कि जैसे हरियाणा के अंदर, जिसकी हम लोगों ने भी विश्लेषण विवेचना की कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर सारी सीटों पे इलेक्शन लड़ लिया, वोट बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद एक ये मैसेज चला गया जनता के बीच में कि जो वहां ये जो इंडिया गठबंधन है ये टूट गया है, अब इसके अंदर कोई दम नहीं रहा। तो एक जो नैरेटिव था कि वी आर फाइटिंग यूनाइटेडली, वो टूट गया और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। बाकी जो चुनाव आयोग ने करना था तो वो कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया कि उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में और झारखंड के चुनाव में अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। केवल इतना ही नहीं कि उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, बल्कि संजय सिंह बड़ी विगरसली, बड़ी रिगरसली वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो जो गलती हरियाणा के अंदर हुई थी, महाराष्ट्र के अंदर उसको समझाने का प्रयास किया गया है और ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी का ये जो कदम है, क्योंकि 1-8% के वोट शिफ्टिंग से भी और वोट कटिंग से भी एक भी गठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा नुकसान हो सकता है, तो आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को फायदा पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम चल दिया है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये रणनीति योगी जी की क्या थी, क्योंकि योगी जी को ऐसा तो है नहीं कि उनको लोगों ने राय नहीं दी होगी या महाराष्ट्र के जो वहां की तासीर है उसको उनको नहीं पता होगा। जैसे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, ये अंदाजा तो उनको रहा होगा कि बटेंगे कटेंगे। उन्होंने वहां पे अजीत पवार के जो एनसीपी गुट है उसको भी धर्म संकट में डाल दिया। अगर वो इस नारे का समर्थन करते हैं
तो एक वोट बैंक जो शरद पवार और कांग्रेस से छीन के वो ला सकते थे, वो उनके पास नहीं आएगा। उनके कैंडिडेट्स हैं, 10% कैंडिडेट उन्होंने मुसलमान खड़े किए हैं, तो उनके तो जीतने की कोई संभावना ही नहीं बनेगी। लेकिन इसके बावजूद योगी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्या ये सोची समझी रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की, या मोदी जी को महाराष्ट्र के अंदर कमजोर करने की? क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी उपचुनाव नहीं जीते तो शायद वो हटा दिए जाएंगे, लेकिन अगर महाराष्ट्र के अंदर वहां युति नहीं जीती तो वहां पे उसके बाद मोदी जी और अमित शाह जी की इतनी हिम्मत नहीं होगी उत्तर प्रदेश से योगी जी को हटा दे। तो योगी जी ने क्या कोई ये राजनीतिक चाल चली है जिससे कि उनकी गद्दी बरकरार रहे और महाराष्ट्र के अंदर ऐसी स्थिति बन जाए कि महायुति को नुकसान हो जाए और उत्तर प्रदेश उनका सेफ रहे? क्योंकि देखिए, वहां पे न केवल अजीत पवार ने उनको अपोज किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान, जो पहले बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, इनके पिता भी चीफ मिनिस्टर थे, खुद भी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के थे वो, और उन्होंने अचानक कांग्रेस को छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी में ने उनको उपकृत कर दिया और वो राज्यसभा के सांसद बन गए। उन्होंने भी योगी जी के स्टेटमेंट का विरोध किया। और गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही, जो मंत्री भी रही, उन्होंने भी योगी जी के स्टेटमेंट का। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जो एनसीपी अजीत पवार के लोग हैं, उन्होंने भी योगी जी के स्टेटमेंट, और ये तो पता होना चाहिए था योगी जी को, स्टेटमेंट से वहां पे महायुति में दरार पड़ जाएगी, तो जानबूझ के वो दरार डाली गई है, अनजाने में ये हो गया, ये भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा, एक नई कंट्रोवर्सी और पैदा कर दी अजीत पवार ने। अब अजीत पवार ये जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में उनसे हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता अनजाने में हो रहा है, क्योंकि वो बड़े तगड़े पॉलिटिशियन हैं और शरद पवार के शागिर्द रहे हैं और 3-3 बार वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो अनजाने में तो नहीं हुआ होगा। अब उसकी जरूरत भी क्या थी कि इलेक्शन के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले उन्होंने ये एक रहस्योद्घाटन कर दिया कि एक मीटिंग हुई थी, अडानी जी के घर में हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस थे, जिसमें अमित शाह थे, जिसमें मैं था, जिसमें शरद पवार थे, और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था और बाद में शरद पवार की सहमति से हुआ था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एक और स्टेटमेंट दे मारा। उन्होंने कहा कि नहीं, अडानी जी के यहाँ तो ये मीटिंग नहीं हुई थी, ना अडानी जी प्रेजेंट थे, लेकिन शरद पवार उसमें जरूर मौजूद थे, और शरद पवार ने बाद में बैकआउट कर लिया और धोखा देके चले गए। तो अब ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि देखिए वहां पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विदर्भ के एरिया में कांग्रेस बीजेपी पे हावी है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार का कोई मुकाबला नहीं है, और मराठवाड़ा के अंदर कांग्रेस और एनसीपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है महायुति की तुलना में। असली लड़ाई जो होनी है वो देखनी है मुंबई और आसपास ठाणे के एरिया में, जहां पे, और कोंकण एरिया में, जहां पे थोड़ा सा संघर्ष जो है वो बहुत ज्यादा तीव्र होने की संभावना है, क्योंकि वहां पे महायुति भी अपना पूरा जोर लगा रही है और महाविकास आघाड़ी भी बहुत ज्यादा जोर लगा रही है। लेकिन जो एक प्रकार का नैरेटिव बनता हुआ मैं देख रहा हूं, जैसे मिलिंद देवड़ा को खड़ा किया गया ये सोच के कि वो आदित्य ठाकरे को शायद कड़ी टक्कर दे पाएंगे, लेकिन अगर आज आपकी स्थिति आप देखें, वर्ली के अंदर देखें, तो एक तरफ से आदित्य ठाकरे खुलेआम बड़ी आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। अजीत पवार के बारे में भी एक संशय पैदा हो गया है कि क्या उनको जो 15-20 सीटें मिलेंगी उसके बाद फिर वो शरद पवार के पास वापस चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये सरकार बनने की प्रक्रिया में शरद पवार अजीत पवार दोनों एक साथ थे, तो उसका अंत में जो महाविकास आघाड़ी है वो उनको मान के चलना चाहिए कि उनको 144 सीटें, 145 सीटें नहीं जीतनी है अजीत पवार को जोड़कर, बल्कि अजीत पवार की जीती हुई सीटों को निकाल के उनको 145 सीटें जीतनी है। और ये भी उनको बहुत ज्यादा भरोसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कि एकनाथ शिंदे उनके पास रहेंगे, क्योंकि इस बात की भी बहुत संभावना है कि एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के पास चले जाएं, अजीत पवार भी शरद पवार के पास चले जाएं, और भारतीय जनता पार्टी अकेले हाथ मलती हुई रह जाए। ये भी एक बहुत बड़ी रणनीति पैदा हो गई है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए संजय सिंह जैसे वहां गए और उनको बड़ी भीड़ ने उनका स्वागत किया। धर्मेंद्र यादव ने जो वहां पे मीटिंग्स की उसमें भी भीड़ उमड़ कर सामने आई। राहुल गांधी की मीटिंग में जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को दिखा रहे हैं, उनके छीने हुए अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे झारखंड के अंदर पूरा जो एसटी ग्रुप है वो जेएमएम के साथ आ गया है, उसी प्रकार से एक मुश्त वहां पे
आदिवासी और बौद्ध धर्म और मुसलमान जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र के अंदर, वो एकमुश्त क्योंकि महाविकास आघाड़ी के पास आ गया है। और अजीत पवार ने भी महायुति के लिए बहुत सारी परेशानियां पैदा कर दी हैं। तो आज महायुति के सामने बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि वो अजीत पवार से लड़ें या शरद पवार से लड़ें। वो एकनाथ शिंदे ने भी जैसे कांग्रेस के दफ्तर में घुस गए, जो कि किसी भी एक कुटिल राजनीतिज्ञ या मैच्योर पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। काले झंडे और नारेबाजी तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है। तो उससे वो भी एक नहीं समझ में आया कि एकनाथ शिंदे ने क्यों किया, क्या उन्होंने भी महायुति को चोट पहुंचाई। और अंत में मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जो इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर यूपी पब्लिक कमीशन के खिलाफ बच्चों का आंदोलन चल रहा था। उनकी डिमांड ये थी कि यूपी जो पीसीएस का एग्जाम है, आरओ और एआरओ का एग्जाम है, ये जो इन लोगों ने निर्णय लिया था कि ये कई शिफ्टों में होगा, उसको खत्म किया जाए, एक शिफ्ट में हो। चालाकी करने की कोशिश की यूपीपीएससी ने, जो भी मानी बात है, सरकार का ऊपर का आदेश होगा। कंफ्यूज करने की स्टूडेंट्स को कोशिश की कि यूपीपीएससी का हम एग्जाम बाद में कराएंगे, जो पहले भी 2-3 बार पोस्टपोन हो चुका है। इसका मन है केवल गोली दे रहे हैं, नौकरी वोकरी नहीं देनी है। वो एक शिफ्ट में होगा। लेकिन आरओ एआरओ के बारे में उन्होंने कहा कि समिति बना दी है, समिति निर्णय करेगी। आप जानते हैं सरकार जो समिति बनाती है उसका कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन छात्र बुद्धिमान है, प्रयाग के हैं, आसपास के एरिया के हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। उन्होंने इस चाल को समझ लिया सरकार की और उसको रिजेक्ट कर दिया। और बच्चे डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक सिंगल फेज में, और डेट हमें नहीं बता रहे हैं ये कब करेंगे यूपी पीसीएस का एग्जाम, और आरओ एआरओ में जब तक ये नहीं बताएंगे कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, तब तक हम सहयोग नहीं करेंगे। और हम एक गांधीवादी जो अहिंसात्मक आंदोलन है उससे आगे बढ़ेंगे। मेरे को पूरी शुभकामनाएं अपने बच्चों के साथ में। अहिंसात्मक, बिल्कुल जैसे किसानों ने झुका लिया था, आपने अभी झुकाया है, लेकिन केवल 10% झुकाया है। आपकी लड़ाई 90% बाकी है। बिल्कुल शांति से बैठे रहिएगा, हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। और हम चाहते हैं कि आप उसी प्रकार जैसे ट्रांसपोर्टर्स विजयी हुए थे, अन्नदाता विजयी हुए थे, वैसे आप भी विजयी हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। अवध कॉन्क्लेव जिसका बहुत दिनों से इंतजार था आ गया। 16-17 नवंबर, मोती महल लॉन, राणा प्रताप मार्ग, स्टेडियम के पीछे, लामटनर गर्ल्स के सामने। बहुत से एड्रेस हैं। मोती महल अगर आप लखनऊ के हैं तो आप वहां पे शादी ब्याह में जरूर रहे होंगे। बड़ा आयोजन कर रहे हैं, बड़ा प्रयास है, और इस प्रयास में आपका आना बहुत ही जरूरी है। आपकी भागीदारी वहां हमें ना केवल उत्साह देगी, बल्कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी एक अच्छा लगेगा कि लखनऊ के लोगों में कुछ है। विषय अलग अलग हैं। सुधांशु भी उस विषय के बारे में बताएंगे। डे 1 का मैं बता दे रहा हूँ, डे 2 का सुधांशु बता देंगे। या लिटरेचर है। फिर एक बड़ा विषय यह है जिसपे हम सब लोगों को विचार करना चाहिए और आगे कैसे चले। हमारी जो हेल्थ की में सबसे बड़ा आज की तारीख में दवा है। इसके लिए दिनेश ठाकुर यूएस में रहते हैं, बड़ा काम किए हैं, नाम बड़ा है। डॉक्टर पुनीत मोहन है। पुनीत मोहन का डिस्क्लेमर यह है कि हम लोगों के क्लास फेलो हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो भी यूएस पे रहता है, लेकिन अपनी जड़ों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर में आपको अतुल तिवारी सर मिलेंगे। आप बहुत से लोग अतुल तिवारी को याद होंगे, 3 इडियट्स वाले अतुल तिवारी जी, वो सबसे एक उनका तुरंत रिकॉल वैल्यू होती है। अस्करी नकवी साहब है, बहुत से लोग हैं। और सेकेंड डे की बहुत सी हाइलाइट्स हैं, लेकिन आपसे आग्रह ये होगा कि आप पहले दिन 1 बजे शुरू करेंगे। अंतिम जो हमारा वो होगा, सुधांशु के बारे में बताएंगे, कथक है। सेकेंड डे 11 बजे शुरू करेंगे। और लास्ट में हमारा एक अवार्ड फंक्शन है। वो अवार्ड फंक्शन में आप जरूर रहिएगा, क्योंकि देश के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ के हमारे और आपके लिए उन्होंने बहुत सी चीजें त्याग की। अमेरिका की अगर कोई आईआईटी कानपुर से एक महिला पास करती हैं, अमेरिका के बॉस्टन में नौकरी करती हैं और फिर हिंदुस्तान वापस आती हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ती हैं, तो इस तरह की सुधा भारद्वाज, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। और बहुत से नाम होंगे। सुधांशु। आनंद ने आपको प्रोग्राम के बारे में तो काफी कुछ बता दिया, तो बात मुख्तसर रखते हुए मैं फिराक साहब को याद करता हूँ कि ये कह के डाली बिनाए दिल दस्ते गैब ने गुलशने जहां में, कि चमन के हर खारो खस के नीचे दबा हुआ एक शरार होगा। तो आपके अंदर जो चिंगारी पिन्हा है उसको और भड़काने के लिए ये एक फेस्टिवल ऑफ फ्री थॉट्स है। ग्लोरी टू होप। हाइलाइट्स आनंद ने आपको बताई।
ये बता दूं कि प्रकाश झा जी, नोटेड फिल्म मेकर, वो भी आ रहे हैं और 17 को वो अवार्ड भी देंगे और उनसे 1-to-1 सेशन भी है। इसके अलावा 16 की शाम को प्रोग्राम के बाद कोई 6:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पंडित अनुज मिश्रा और उनके ट्रूप का बहुत जबरदस्त एक कथक का भी प्रोग्राम है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा सेशंस जो है, प्रोग्राम आपके मन मुताबिक होगा और आपको आनंद आएगा। तो आप जरूर आए। 1 बजे मोती महल लॉन्च, 16 तारीख, आपसे मिलेंगे। सुधांशु, एक हाईलाइट बता दें, क्योंकि वो हाईलाइट वैसे नहीं बताते हैं। इस प्रोग्राम में कोई चीफ गेस्ट नहीं है। इस प्रोग्राम में की नोट एड्रेस है 2 ऐसे ज्ञानी लोग, अशोक वाजपेयी साहब और प्रोफेसर रामदेव शुक्ल, ज्ञान का सागर बैठे। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मुश्किल लोग हैं, बहुत ज्ञान है। वो की नोट एड्रेस दोनों दिन का, 1 से 2 पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन 11 से 2, 11 से 12 फिर रामदेव शुक्ल साहब का है। तो आइए, और इस तरह की धरोहर जैसे लोग हैं। और एक सेलिब्रेशन और है जो हमारा है, हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिया है, तो शायद उसका भी एक सेलिब्रेशन है जो अंडरटोन है, कहा नहीं जा रहा है, लेकिन आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। See you at 1 p.m. on 16th in Moti Mahal Lodge.